Okay, dear, welcome back. And we were talking about computing a motivating potential score. And we discussed that autonomy and feedback, they are holding multiplier effect, whereas skill variety, task identity, and task significance are calculated as an average. Okay. And it was stated that job dimensions operate through the psychological states in influencing personal and work outcome variables rather than influencing them directly. तब होगा बेसिकली क्या कि ये चीजें आपके साइकोलॉजी को, आपके जहन को, आपके थिंकिंग पैटर्न्स को, आपकी जो इनर सिग्नल्स एंड मोटिवेशन एंड ट्रिगर्स हैं, ये उसको उजागर करती हैं. ओके और वहां से फिर आप फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द जॉब वो बेहतर तरीके से कर पाते हो. अब ये काम करेंगे हम कैसे? उसके लिए हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं. जैसे आपको मैंने बताया कि मैं हर एक थ्योरी के साथ कोशिश कर रहा हूं कि उसका अप्लाइड साइड भी आपको दिखाता जाऊं. तो आप जेसीएम को आपने जब इंप्लीमेंट करना है तो आपके पास टूल्स क्या अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल जॉब रोटेशन. ओके अब आपको मैंने कहा कि स्किल वैरायटी क्रिएट करें, तो जॉब रोटेशन से स्किल वैरायटी क्रिएट होती है. सो द पीरियोडिक शिफ्टिंग ऑफ अ वर्कर फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, उससे क्या होगा, उसकी टास्क आइडेंटिटी भी क्रिएट होगी, उसकी स्किल वैरायटी भी क्रिएट होगी, और प्लस उसको इस बात का भी अंदाजा होगा कि उसके अपने काम का सिग्निफिकेंस वो कितना है. इसी तरह जॉब एनलार्जमेंट देखिए, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी कहते हैं. सो जॉब एनलार्जमेंट में द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स, जिसमें कि हम नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज कर देंगे. तो अब नंबर ऑफ टास्क जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो बेटा उससे भी तो आपकी स्किल वैरायटी और टास्क आइडेंटिटी बूस्ट होगी. इसी तरह जॉब एनरिचमेंट, जिसमें आप डिसीजन मेकिंग पावर ले आते हो, जिसको वर्टिकल लोडिंग का नाम भी हम देते हैं, द वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स. तो उसमें एम्पावरमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सब चीजें आ गई. उसके लिए भी आपने पीछे जो वर्ड पढ़ा था, देयर वाज ऑटोनॉमी. तो ऑटोनॉमी कब क्रिएट होगी? जब जॉब एनरिचमेंट होगी. तो हर मॉडल का हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन वो मौजूद है. इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस मॉडल को समझो और उसको अप्लाई करना आना चाहिए. अब एक और आपको गाइडलाइन दी जा रही है कि व्हेन यू आर प्लानिंग टू एनरिच अ जॉब, तो जॉब एनरिचमेंट के लिए किस किस्म के आपके पास सजेस्टेड एक्शंस वो मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कंबाइंड टास्क्स करो, मुख्तलिफ कामों को इकट्ठा करके एक जॉब में एलोकेट कर दो. अगर आप कंबाइंड टास्क करो तो उससे कौन सी कोर जॉब डिमेंशन मिलेगी? स्किल वैरायटी एंड टास्क आइडेंटिटी. अगर आप क्रिएट नेचुरल वर्क यूनिट्स करो तो वो नेचुरल वर्क यूनिट्स आपको कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे? थ्रू टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस. अगर आप एस्टैब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप करना चाहते हो तो क्लाइंट रिलेशन तब अच्छा एस्टैब्लिश होगा जब फीडबैक और स्किल वैरायटी अवेलेबल हो. जब आप एक्सपैंड जॉब्स वर्टिकली करना चाहो तो उसके लिए हमारे पास नो डाउट टूल अवेलेबल है, दैट इज ऑटोनॉमी. जब आप ओपन फीडबैक चैनल्स क्रिएट करना चाहो तो हमारे पास टूल अवेलेबल है, दैट इज फीडबैक. इसका मतलब यह हुआ कि कंबाइन द टास्क, क्रिएट नेचुरल वर्क यूनिट्स, एस्टैब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप्स, एक्सपैंड जॉब्स वर्टिकली, ओपन फीडबैक चैनल्स, ये तमाम वो चीजें हैं जो अचीव हो पाएंगी जब आप कोर जॉब डायमेंशंस को अपनी जॉब डिजाइन के अंदर पार्ट बनाओगे. और अगर आप इन चीजों को जॉब डिजाइन का पार्ट नहीं बनाओगे तो ऑब्वियसली जो सजेस्टेड एक्शंस जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो भी आपको अचीव नहीं होंगे, लोगों की साइकोलॉजिकल स्टेट्स अचीव नहीं होंगी, और वो फिर सिर्फ एक गुलामी की दास्तान होगी. वो फिर एम्प्लॉइज का इनर पर्सपेक्टिव ऑफ वर्किंग फॉर द कंपनी वो नहीं होगा. हमने इस चैप्टर के शुरू में एक बात की थी कि हम एक पैराडिम चेंज लेकर आना चाहते हैं, और वो पैराडिम चेंज ये है कि रादर देन आप लोगों को मजबूर करो कि वो आपके पास ठहरे, लोग खुद से मोटिवेटेड हो कि दे वांट टू स्टे विद योर कंपनी. सो दैट इज द पैराडाइम शिफ्ट जिसके लिए हम इस सारी डिटेल को वो गो थ्रू कर रहे हैं. अब फर्दर हमारे पास क्या मेथड्स हैं ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल को अप्लाई करने के लिए. सो वी हैव फ्लेक्स टाइम एंड जॉब शेयरिंग. ओके, अब फ्लेक्स टाइम में क्या हो रहा है? एम्प्लॉइज वर्क ड्यूरिंग अ कॉमन कोर time period each day but have discretion in forming their total work day from a flexible set of hours outside the core. Okay, जैसा आपको मैंने बताया था कि 40 hours work week आपको दिया जाता है. अब 40 hours work week का मतलब यह है कि एक वीक के जो टास्क एलोकेट किए गए उसमें 40 hours आपको ऑपरेट करना है. ठीक है, सो अब 40 आवर जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो सम डे यू वर्क मोर, सम डे यू वर्क लेस, बट एट द एंड ऑफ द वीक टास्क इज अकम्प्लिश्ड.
राइट? सो फ्लेक्सिबल वर्क टाइम्स, फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स जो आप कंपनीज में लेकर आते हो, इसकी मेन वजह क्या होती है? लोगों की साइकोलॉजिकल स्टेट्स को ट्रिगर करना, ताकि वो वर्क प्रेशर को फील करने की बजाय वो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ वहां पर ऑपरेट वो कर सकें। इसी तरह जॉब शेयरिंग में द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 और मोर पीपल स्प्लिट अ 40 आवर अ वीक जॉब, ठीक है, दोनों को 40 आवर एलोकेट किए गए और उस दोनों की जो शेयर्ड 40 आवर्स हैं, दोनों के इंडिपेंडेंट 40 आवर्स वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं कि दिस टाइम यू विल बी वर्किंग, दैट टाइम आई विल बी वर्किंग। तो उससे होगा क्या कि उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन हो पाएगी। ओके, ये इश्यूज हमें बहुत ज्यादा फेस करने पड़े जब हम सिंगल पेरेंट की बात करते हैं, जब हम बेशुमार किस्म के आपके फैमिली प्रेशर्स एंड कंस्ट्रेंट्स की इश्यूज होते हैं। इन सूरत हाल के को टैकल करने के लिए ये फ्लेक्सिबल वर्क टाइम, जॉब शेयरिंग के जो कॉन्सेप्ट्स थे, इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो अब फ्लेक्सिबल स्केड्यूल आपका क्या हो सकता है कि फ्रॉम 6 AM to 9 AM you have flexible hours, then you have common core of working, then you have a lunch break, then there is again common core of working, then there is again flexible hours। तो आपने अपनी रूटीन के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव को, सोसाइटल पर्सपेक्टिव को बैलेंस करने की कोशिश वो की हुई है। अनदर मेथड जिसके जरिए अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट्स अरेंज किए जाते हैं ताकि लोग मोटिवेट हो, लोग वहां पर प्रॉपर तरीके से काम कर सके, and that is telecommuting। okay, so telecommuting, flex time, flex place, याद रखिएगा कि इन तमाम चीजों को इन टूल्स को यूज करने के लिए बैकएंड के ऊपर आपके पास बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। समटाइम्स इवन इट कैन बी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज प्रॉपरली नहीं है और आप उन रिसोर्सेज की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को फ्लेक्स प्लेस, फ्लेक्स टाइम का जो एरिया है, जो एक कंपनसेशन है, वो आप एलोकेट कर रहे हो। So it all depends कि आपके मोटिव्स क्या हैं इन टूल्स को यूज करने के। So टेलीकम्यूटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि एम्प्लॉइज डू देयर वर्क एट होम ऑन अ कंप्यूटर दैट इज लिंक्ड टू देयर ऑफिस। अब आप पैंडेमिक की एग्जांपल ही देख लो कि पिछले 10 माह से पूरी दुनिया इज इन द सिचुएशन ऑफ द लॉकडाउन, और वहां पर अब टेलीकम्यूटिंग आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस लेवल पर ऑपरेट वो कर रही है। ठीक है, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या इंडस्ट्री नहीं है जहां पर इस चीज के असरात मुरतब ना हो रहे हो। सो रिमेंबर कि दीज आर द फैसिलिटीज लोगों को ईज प्रोवाइड करने के लिए और एज वेल एज एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना भी आपका यकीनन मकसद है। सो कैटेगरीज ऑफ टेलीकम्यूटिंग जॉब्स क्या हो सकती हैं? रूटीन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टास्क, मोबाइल एक्टिविटीज हो सकती हैं, प्रोफेशनल एंड अदर नॉलेज रिलेटेड टास्क जो हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के कोनों से इकट्ठे किए जा सकते हैं थ्रू इंटरनेट कनेक्शंस, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो बेहतर एफिशिएंसी, बेहतर इफेक्टिवनेस, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट वो शो कर सके। बिकॉज मेनी टाइम्स अक्रॉस द बॉर्डर मूव करना या हर तरह की एक्सपर्टीज को अपने पास अरेंज करना आपके लिए फिजिकली डिफिकल्ट हो जाएगा, रादर इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द थिंग्स जिससे कि हमने एनवायरनमेंट क्रिएट की, जिस एनवायरनमेंट से तमाम स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट वो हो रहा हो। अब टेलीकम्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जैसा आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि लार्जर लेबर पूल आप एंगेज कर सकते हो, हाई प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, लेस टर्नओवर वहां पर होगा, इंप्रूव मोरल ऑफ द पीपल बिकॉज दे वुड बी हैविंग वर्क लाइफ बैलेंस एंड रिड्यूस्ड ऑफिस स्पेस कॉस्ट, ये सब बेनिफिट्स हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ इसकी डेफिशिएंसीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव में हम इसको देख रहे हैं कि लेस डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑब्वियसली जब फेस टू फेस वो नहीं होगा तो उसको कंट्रोल करना आपके लिए रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। देन डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट टीम वर्क एंड डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट नॉन क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस। लेकिन इन तमाम डिफिकल्टीज के बावजूद जब हम एडवांटेजेस साइड को देखते हैं तो हमारे पास कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस के तहत द बेनिफिट इज मच मोर देन द कॉस्ट वी आर गोइंग टू बियर रिलेटेड टू दिस टेलीकम्यूटिंग। ठीक है, और यहां पर अब हम कॉस्ट की जो बात कर रहे हैं, दैट कॉस्ट इज योर टेक्निकली स्पीकिंग योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द नेक्स्ट स्टेप वी हैव, क्योंकि हमने अभी एक बड़ी डिटेल डिस्कशन की कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं।
अब हम एक इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, ठीक है। परफॉर्मेंस इज ए फंक्शन ऑफ ability into motivation into opportunity. ओके अब यहां पर हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है कि उसको परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, उसको प्रोडक्टिविटी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स चाहिए। तो किसी भी तरह की परफॉर्मेंस आप आइडेंटिफाई कर लो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव इज टू गेट हायर परफॉर्मेंस, ओके, तो वो अचीव हो पाएगी when you combine these three elements: motivation with competency or ability, and with obviously opportunity to demonstrate what is being assigned, right? अब इस मकसद के तहत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब हम एप्लीकेशन साइड की बात कर रहे हैं तो वी हैव गॉट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स। अब एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स में क्या होगा? इट इज सेड a participative process that uses the entire capacity of employees and is designed to encourage increased commitment to the organization's success. Okay, so participative process में जो हमारा मेन पर्सपेक्टिव डिस्कस किया जा रहा है कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन वो डिमांड करते हो जिस कंट्रीब्यूशन के तहत वो लोग बेस्ट ऑफ द आउटकम वो क्रिएट कर सकें, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन इन जूम ग्रुप चैट कि लेस टर्नओवर इज गुड फॉर कंपनी और नॉट। याद रखिएगा कि जब हम टर्नओवर की बात करते हैं तो हर एक इंडस्ट्री का एक नेचुरल टर्नओवर रेट वो काउंट किया जाता है, ठीक है। सपोज आप कहते हो जी पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर का नेचुरल टर्नओवर रेट इज 8% ऑन एवरेज। इसका मतलब यह होगा कि एक साल के दौरान तकरीबन 8% लोग कंपनी को छोड़ जाते हैं और नए लोग उनकी जगह पर हायर हो जाते हैं। दिस इज नोन एज नेचुरल एंड नॉर्मल टर्नओवर रेट, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आप लोगों को ओन नहीं कर सकते, सिर्फ रिटेन कर सकते हो। तो नेचुरली लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है, उनकी प्रमोटेबिलिटी है, उनके पास मार्केटेबिलिटी है, तो अपनी मार्केटेबिलिटी को कैश करवाने के लिए दे स्विच टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसके अलावा आपने टर्म सुना होगा एम्प्लॉय पाउचिंग। तो एम्प्लॉय पाउचिंग में भी क्या हो रहा है कि दूसरे कंपेटिटर्स जो हैं वो आपकी कंपनी से लोगों को हाई सैलरी पैकेज दिखाकर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट बेटा। सो टर्नओवर होता है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या वो टर्नओवर इंडस्ट्री के नेचुरल टर्नओवर रेट से ज्यादा है कि कम है। तो सपोजिटली इफ आई से कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर में 8% इज नेचुरल टर्नओवर रेट, तो 8% तक इज नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन अगर टर्नओवर रेट 8% से 25% पे चला गया तो दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। आपको आइडेंटिफाई फौरन करना पड़ेगा, अपना एचआर ऑडिट कंडक्ट करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। इसके अलावा बाज इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर आपका टर्नओवर रेट इज लाइक 400%, जैसा कि आपके कॉल सेंटर्स। तो कॉल सेंटर्स का जो बिजनेस है वहां पर नेचुरल टर्नओवर रेट, एवरेज इंडस्ट्रियल टर्नओवर रेट कैन रीच अप टू 400%। इसका मतलब ये होगा कि एक साल में 4 मरतबा आपके सारे एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज कॉल सेंटर जॉब्स जो हैं दे आर मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, ओके। तो दैट इज द रीजन कि वहां पर टर्नओवर रेट बहुत ज्यादा है। तो अब देखना यह होगा कि लोग आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड नेचुरल टर्नओवर रेट क्या रखते हैं, कितने परसेंट छोड़कर जा रहे हैं, कितने परसेंट वहां पर आप रिप्लेस कर पा रहे हो। सो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करें, जिस तरह जापानीज कल्चर में हम देखते हैं कि लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होगा कि एक मरतबा आपने कंपनी ज्वाइन कर ली तो अब आप उस कंपनी को नहीं छोड़ते। सो मच सो जापानीज कल्चर में ये चीज प्राइड के तौर पर डिस्कस की जाती है कि जनाब माय ग्रैंडफादर वर्क फॉर द कंपनी, माय फादर वर्क फॉर द कंपनी एंड आई एम वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, ठीक है। तो नॉट ओनली वहां पर लाइफ टाइम कमिटमेंट है, बल्कि जनरेशंस सेम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक करना अपना फख्र फील वो करती हैं। तो अब इसमें कल्चरल पर्सपेक्टिव भी आ गया। लेकिन समटाइम्स इट इज अगेन लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि अगर फर्ज करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अरसे से लोग छोड़कर नहीं जा रहे और आपकी इंडस्ट्री का नेचुरल टर्नओवर रेट वो ज्यादा है, तो आपको ये फिर भी देखना पड़ेगा, अपना ऑडिट फिर दोबारा करो कि व्हाई एंड व्हाट आर द रीजंस दैट पीपल आर नॉट लीविंग।
ओके, बिकॉज ये भी हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर कुछ लीकेजेस हो, कुछ लूप होल्स हो, जिन लीकेजेस एंड लूप होल्स का बेनिफिट लोग उठा रहे हैं एंड दैट इज द रीजन दैट दे आर नॉट लीविंग। या ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो ना काबिल हैं, ना कंपिटेंट हैं, ना उनके पास कोई प्रॉपर स्किल्स हैं कि किसी और बेहतर जगह पर जाकर काम कर सकें। ओके, तो हम चीज को, हम हर एस्पेक्ट को वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं। इट इज नॉट जस्ट दैट यू थिंक ऑप्टिमिस्टिकली ऑल द टाइम और पेसिमिस्टिकली अदरवाइज। इट इज बेसिकली टू रिमेन कॉशियस कि आप कब, कहां, क्यों, कैसे, किस तरह से परफॉर्म वो कर रहे हो। ओके, तो आप एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव में, जैसा यहां स्लाइड पर दर्ज है कि हमें एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करनी है, तो अब एक ऐसा सेटअप डिजाइन किया जाता है जिसमें कि लोगों को एनकरेज किया जाए दैट दे शुड बी पार्टिसिपेटिंग, दे शुड बी इन्वॉल्व्ड इन व्हाट इज बीइंग असाइन्ड टू देम एंड व्हाट इज बीइंग डिसाइडेड एज significant and essential and beneficial for the organization. अब एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स के तहत पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को कॉल करना वो बहुत जरूरी होगा। अब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या है? That is a process in which subordinates share a significant degree of decision making power with their immediate supervisor. ठीक है, चीजों को डिस्कस करके, लोगों को इन्वॉल्व करके, ठीक है, आप काम को लेकर चले। इसका यह मतलब हरगिज नहीं होगा कि वो काम नहीं करेंगे, इसका मतलब यह हरगिज नहीं होगा कि आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, लेकिन होगा क्या कि लोगों की कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, मैं बार बार इन वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूं, आप इसको कॉल कर पाओगे। और जब ये चीज वहां पर आएगी तो आपको भी वहां पर काम करके अपने टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते नजर आएंगे और एम्प्लॉइज को भी एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन वो मिल सकेगा। इसी मकसद के तहत another expression that you can plan and design, और ये सब कुछ याद रखिएगा कि आपके compensation package plan का पार्ट होगा, and that is representative participation. That workers participate in organizational decision making through a small group of representative employees. Okay? अब जैसे आपके वो लेबर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के लोग भी हो सकते हैं। सो आप लोगों को पार्टिसिपेशन दो इन द ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, ताकि एक फैमिली का कॉन्सेप्ट, एक पैटर्नलिस्टिक स्टाइल का कॉन्सेप्ट वो वहां पर इवॉल्व कर सके और लोगों को इस बात का शऊर भी आए कि उनके काम करने से ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव होते हैं। अब इस मकसद के लिए भी हमारे पास दो सेटअप्स अरेंज हो सकते हैं, एंड दे आर वर्क काउंसिल्स एंड बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क्स काउंसिल्स, इट मींस कि ग्रुप्स ऑफ nominated or elected employees who must be consulted when management makes decisions involving personnel. ओके, उनके अप्रूवल के बगैर कोई फैसला वो वहां पर नहीं किया जाएगा। और बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव में अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉइज सिट ऑन अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट्स ऑफ द फर्म्स एम्प्लॉइज। ओके, तो अब हर अंदाज में हम चीजों को देख रहे हैं कि लोगों को इन्वॉल्व करके एक पीपल ओरिएंटेड कल्चर की बुनियाद वो आप रखना चाह रहे हो, which should not always be an only outcome oriented. We are moving towards the development of people oriented cultures, जहां पर लोगों की इंपॉर्टेंस, लोगों की वैल्यू, इस बात को समझा जाए। अब क्वालिटी पर्सपेक्टिव में भी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिटरेचर में भी हमें कपल ऑफ टाइम्स इस तरह के एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव गॉन फॉर डेवलपिंग क्वालिटी सर्कल्स। अब क्वालिटी सर्कल्स में a work group of employees who meet regularly to discuss their quality problems, investigate causes, recommend solutions and take corrective actions. ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल्स की एस्टैब्लिशमेंट से भी ऑर्गेनाइजेशन को वो बेनिफिट होगा, राइट? ताकि वहां पर इस बात को चेक किया जा सके कि कहां पर क्या क्या लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स को हम कैसे ओवरकम वो कर सकते हैं। अब अमेरिकन पर्सपेक्टिव में जो क्वालिटी की डेफिनेशन है, दैट इज टू एंश्योर 100% परफेक्शन, जबकि जापानीज पर्सपेक्टिव में जो क्वालिटी की डेफिनेशन है, दैट इज टू एंश्योर 0% डिफेक्ट। ओके, अब आप यहां से भी देख सकते हो कि क्वालिटी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम इवेल्युएट करते हैं। देयरफॉर अगर आप कॉन्सेप्ट्स लाइक सिक्स सिग्मा, अगर आप कॉन्सेप्ट्स लाइक परफेक्शन, अगर आप कॉन्सेप्ट्स लाइक क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हो, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर शायद ये चीजें मुमकिन आपके लिए नहीं हो पाएंगी। अभी तक हमने जो डिस्कशन
कि उस सारी डिस्कशन को हम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स के साथ अब लिंकअप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन थियरी वाई वी डिस्कस्ड दैट वी बिलीव्ड दैट एम्प्लॉइज वांट टू बी इन्वॉल्व्ड. ईआरजी उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय की नीड्स हैं जिसके लिए वो इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं. टू फैक्टर थ्योरी हमने कहा इंट्रिंसिक एस्पेक्ट्स हैं, एक्सट्रिंसिक एस्पेक्ट्स हैं, लोगों को पार्टिसिपेशन चाहिए, लोगों को रिकॉग्निशन चाहिए, लोगों को इन्वॉल्वमेंट चाहिए. अब जितने भी पर्सपेक्टिव्स आप देख लो, तमाम आपके जो थ्योरीज और मॉडल्स डिस्कस किए गए, वो सब के सब आपको इस बात की निशानदही कर रहे होंगे कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स आर नेसेसरी, are beneficial for the organizations when you talk in terms of long-term development. Okay? और इस माइंडसेट को इवॉल्व करना पड़ेगा, इस पैराडिम शिफ्ट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. अदरवाइज जो कंटेम्पररी वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं उनको मीटअप करना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वो होता जाएगा. अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है रिवॉर्डिंग एम्प्लॉइज. ठीक है, अब रिवॉर्डिंग एम्प्लॉइज के केस में हमने मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव्स को देख लिया, हमने एम्प्लॉय एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स को देख लिया, हमने एमबीए को डिस्कस कर लिया, हमने ये देख लिया कि लोगों की नीड्स और लोगों की वांट्स क्या हैं. अब इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको लोगों को रिवॉर्ड करना है, बिकॉज सिर्फ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के स्लोगन से शायद उसका बिजली का बिल अदा ना हो सके. सो यू हैव टू रिमेंबर कि यू ऑल्सो नीड टू फोकस अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटिवेशन एज वेल. अब उस मकसद के लिए सबसे पहले ये देखिए कि व्हाट टू पे, जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी की बात करेंगे. देन हाउ टू पे, आपने पीस रेट ऑफर करना है, आपने मेरिट बेस्ड पे बोनसेस देने हैं, आपने प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, गेन शेयरिंग करनी है, आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की तरफ जाना है, आपने स्किल्ड बेस्ड पे अनाउंस करना है. अभी हम इन तमाम टर्म्स को गो थ्रू करते हैं. फिर आप ये भी देखिए व्हाट बेनिफिट्स टू ऑफर, और उसके लिए फ्लेक्सिबल बेनिफिट पैकेज प्लान जैसे मैंने जिक्र किया. और आपको ये भी देखना होगा कि लोगों को रिकॉग्नाइज वो कैसे किया जाए. अब इन टॉपिक्स को हम शुरू करते हैं. जब हम वेरिएबल पे प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो वेरिएबल पे प्रोग्राम्स में तीन चीजें शामिल हैं: पीस रेट पे प्लान्स, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स एंड गेन शेयरिंग प्लान्स. और वेरिएबल पे प्रोग्राम्स का मतलब क्या है? अ पोर्शन ऑफ एन एम्प्लॉयज पे इज बेस्ड ऑन सम इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन मेजर ऑफ परफॉर्मेंस. आपको जो लास्ट असाइनमेंट के अंदर भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था पे एट रिस्क का, तो पे एट रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका वेरिएबल पे प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएटेड वो होता है. और उसमें सिर्फ बोनसेस नहीं होते, उसकी कई शक्लें वो हो सकती हैं. अब वेरिएबल पे प्रोग्राम्स के जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, पीस रेट पे प्लान्स, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स एंड गेन शेयरिंग प्लान्स, इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग एट पीस रेट पे प्लान्स. The piece rate pay plans would mean workers are paid a fixed sum for each unit of production completed. ठीक है, जो आपका टिपिकल वेज रेट का कॉन्सेप्ट है. इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोग्राम्स ये डिजाइन किए जाते हैं that distribute compensation based on some established formula designed around a company's profitability. कंपनी इस बात को प्लान करती है कि साल के एंड पर जब उसके प्रॉफिट्स काउंट किए जाएंगे और अगर उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो सर्टेन टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट्स अचीव हुए वो ऑब्वियसली लोगों की पार्टिसिपेशन, उनकी मेहनत से हुए, तो हम उन प्रॉफिट्स में से एक पोर्शन तमाम लोगों के साथ शेयर करने की बात वो करते हैं. और इसका मकसद क्या होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, बिकॉज दे वुड बी नोइंग कि जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे हायर प्रॉफिट्स में, उतनी हमारी अपनी अर्निंग्स वो बेहतर होंगी. इसी तरह गेन शेयरिंग में क्या होगा? एन इंसेंटिव प्लान इन विच इन्वॉल्वमेंट्स इन ग्रुप प्रोडक्टिविटी डिटरमिन द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज एलोकेटेड. ओके, तो आप ग्रुप वाइज जो टारगेट्स अचीवमेंट होगी उनको आप कंपनसेट करने की कोशिश वो गेन शेयरिंग में वो करते हो. और जिस ग्रुप ने जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा, ऑब्वियसली उस गेन शेयरिंग के अंदर उनका पोर्शन भी उतना ही ज्यादा होगा.
अनदर ऑप्शन जिसके तहत रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसमें के एम्प्लॉइज को कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन देने की बजाय आप, इन अदर वर्ड्स, जो एक एक्सप्रेशन आप यूज करोगे कि आप उनको ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टॉक्स हैं वो ऑफर कर देते हो, ठीक है, शेयर ऑफरिंग हो जाती है. सो कंपनी एस्टैब्लिश्ड benefit plans in which employee acquire stock as part of their benefit. तो ऐसा ऐसा क्या होगा कि employees would start becoming the owners of the firm. And obviously वो ओनरशिप उतनी ही होगी जितने आपके स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन स्टिल अब आपको ये पता चलना शुरू होगा, आपको एक फीलिंग डेवलप होगी कि नाउ दिस कंपनी इज रन बाय मी एंड नाउ दिस कंपनी इज ओन्ड बाय मी. स्किल बेस्ड पे प्लान्स की जब हम बात करते हैं, सो स्किल बेस्ड पे प्लान्स में स्टॉक्स बेटा आपकी जो शेयर ऑफर होती हैं, शेयर्स की बात की जा रही है. सो स्किल बेस्ड पे प्लान्स में पे लेवल्स आर बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्किल्स एम्प्लॉइज हैव एंड हाउ मेनी जॉब्स दे कैन डू. ठीक है. सो बेनिफिट्स ऑफ स्किल बेस्ड पे प्लान्स हम क्या पढ़ रहे हैं. नंबर 1 देखिएगा, प्रोवाइड्स स्टाफिंग फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज आपने स्किल्स को काउंट किया हुआ है रादर देन आप हेड काउंट की बात करो. नंबर 2, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 3, लेसन्स प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरी बिहेवियर, बिकॉज हर कोई अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मुकम्मल खुद मुख्तार है और वो उसकी एप्रिसिएशन है उस काम की. इसी तरह मीट्स द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय एडवांसमेंट विदाउट प्रमोशन, कि आप एम्प्लॉइज को आप ज्यादा से ज्यादा वो कंपनसेशन भी हासिल कर पाएंगे और अपनी स्किल्स को बूस्ट करने की बात भी करेंगे. एंड लीड्स टू परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं हमारे पास अगर हम स्किल बेस्ड पे प्लान्स की बात वो करें. जब हम स्किल बेस्ड की बात करेंगे तो पीपल वुड ऑब्वियसली बी फोकसिंग अपॉन इंप्रूविंग देयर स्किल्स. और आपको पता है कि बेशुमार तरह की स्किल्स जो है वो बेहतर की जा सकती हैं और उसके हवाले से कंपनी भी अपना रोल अदा करेगी थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और एम्प्लॉइज भी कोशिश करेंगे कि वो अदरवाइज किसी तरीके से अगर अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें तो वो उनके लिए बेनिफिशियल वो होगा. बट ऑब्वियसली हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो स्किल्स एक्वायर की जा रही हैं वो स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में भी हो और हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने हायर लेवल्स ऑफ प्रॉफिट्स, अपने हायर लेवल्स ऑफ रिटर्न्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, इन तमाम कामों के लिए. अनदर एक्सप्रेशन जिसके लिए हमने इस टॉपिक को शुरू किया, दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स. उसके बारे में कहा जा रहा है कि इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स स्टिमुलेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन. और उसमें हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल अटेंशन गिवन टू एम्प्लॉइज वो दी जाए, अप्रूवल एंड एप्रिसिएशन फॉर अ जॉब वेल डन, कोई सर्टिफिकेट इशू कर दो, ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी एंड यूजेज, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है. एंड कंपनीज आर एक्चुअली डेवलपिंग प्रोग्राम्स जो कि लोगों की इंट्रिंसिक मोटिवेशंस को ट्रिगर करती हैं. देन बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्राम्स क्या होंगे जब हम इंट्रिंसिकली रिकॉग्निशन उनको प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, कि फुलफिल एम्प्लॉइज डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, इनएक्सपेंसिव होता है, इसके ऊपर आपकी कोई कॉस्ट नहीं उठती, एंड एनकरेजेस रेपिटेशन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर. तो ये रीइंफोर्समेंट का काम करेगा जिसकी वजह से लोग वहां पर मजीद अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश वो करेंगे. बाज़ औक़ात ड्रॉबैक्स भी इसके कुछ हैं which may talk about susceptible to manipulation by management, कि उनके जो फेवर्ड लोग हैं दे वुड गेट मोर एप्रिसिएशन, और जो उनके फेवर्ड नहीं है, जो उनके गुड बुक्स में नहीं है, दे माइट नॉट बी एबल टू गेट द एप्रिसिएशन ऑल्दो दे आर वर्किंग मच मोर देन द प्रीवियस वन, द अर्लियर वंस. ठीक है. सो ड्रॉबैक्स यकीनन होंगे, लेकिन हम उसकी पॉजिटिव साइड को भी देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड के तहत अगर मेरिट पर बेस्ड ये काम किया जाए तो इट कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स. यहां पर हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है. काइंडली नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिएगा.